नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12 के राजनीति विषय पर चर्चा करेंगे। कौन सा विषय? कक्षा 12। विषय कौन सा? राजनीति विज्ञान। बच्चों, कक्षा 12 की जो राजनीति विज्ञान विषय है, इसके अंदर दो खंड हैं, खंड ए और खंड ब। इन दोनों खंडों के अंदर चार चार इकाइयां दी गई है। कितनी इकाइयां? चार चार इकाई दी गई है और प्रत्येक इकाई के अंदर 4 अध्याय दिए गए हैं। तो खंड ए के अंदर जो पहली यूनिट है, पहली इकाई है, इस पहली इकाई के अंदर 4 अध्याय दिए गए हैं। कितने अध्याय दिए गए हैं? 4 अध्याय। और इन 4 अध्यायों में जो पहला अध्याय है उसका नाम है न्याय। क्या नाम है बच्चों? उसका नाम है न्याय, यानी जस्टिस। आज हम खंड ए की यूनिट पहली का पहला अध्याय इस न्याय के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हमारा पहला अध्याय है जिसका नाम है न्याय। क्या नाम है बच्चों? इसका नाम न्याय है और इसे अंग्रेजी में कहते हैं जस्टिस। क्या कहते हैं? जस्टिस। बच्चों, ये जो न्याय शब्द है, ये अपने आप में क्या है? एक व्यापक शब्द है। न्याय शब्द जो है, इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है, इसका कोई एक निश्चित अर्थ नहीं बताया गया है। क्योंकि बच्चों, जितने भी राजनीतिक विचारक हुए थे, जितने भी जो थिंकर हुए थे, उन सभी ने न्याय को लेकर अपने अपने विचार दिए हैं। सभी ने अपने अपने दृष्टिकोण से इस न्याय शब्द की व्याख्या की है। अगर हम बात करें जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, इन्होंने इस न्याय शब्द को मनुष्य का एक सद चरित्र माना है। क्या माना है? मनुष्य का एक सद चरित्र माना है। और मध्यकालीन जो राजनीतिक विचारक हैं, इन्होंने कहा है कि व्यक्ति के राज्य के प्रति जो कर्तव्य होते हैं, उन सभी कर्तव्यों का पालन करना ही क्या है? न्याय है। और आधुनिक राजनीतिक जो विचारक हैं, इन्होंने कहा है कि मानवीय संबंधों से संबंधित करके इस न्याय शब्द को परिभाषित किया है। भारतीय राजनीतिक जो चिंतक है, राजनीतिक जो विचारक है, विद्वान हैं, उन्होंने न्याय को धर्म के अनुसार कार्य करना ही न्याय माना है। तो कहने का मतलब, ये जो न्याय शब्द है, इस न्याय शब्द का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं है, कोई इसकी एक निश्चित परिभाषा नहीं है। फिर भी बच्चों, हम इस न्याय शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, ये जो न्याय शब्द है, इसको अंग्रेजी में जस्टिस कहा जाता है, यानी न्याय अंग्रेजी के जस्टिस शब्द का क्या है? हिंदी रूपांतरण है। और ये जो जस्टिस शब्द है, ये लैटिन भाषा के जस्टिया शब्द से बना है। लैटिन भाषा के जस्टिया शब्द से बना है। और ये जो जस्टिया शब्द है, इसका अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है? इसका अर्थ होता है जोड़ना या बांधना। यानी न्याय जो शब्द है, ये अंग्रेजी के जस्टिस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस्टिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या बांधना। अब हम किसको जोड़ना या किसको बांधने को न्याय कहेंगे? तो बच्चों देखिए, न्याय एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यक्तियों को, समुदायों को, विभिन्न समूहों को एक सूत्र में बांधना ही क्या होता है? न्याय होता है।
यानी न्याय को हम एक क्या कहते हैं, व्यवस्था कहा है। क्या कहा है बच्चों, व्यवस्था कहा है। एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को, विभिन्न समुदायों को, विभिन्न समूहों को एक सूत्र में बांधा जाता है, उस व्यवस्था का नाम क्या है, न्याय है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि न्याय एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यक्तियों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा की जाती है, समाज की जो मर्यादा है वो बनाई रखी जा सकती हैं। तो जो लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है, जो समाज की मर्यादा बना के रखता है, उस व्यवस्था का नाम ही क्या है, न्याय है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जब तक कोई भेदभाव का कोई उचित कारण ना हो, भेदभाव किए जाने का उचित कारण ना हो, तब तक सब लोगों के समान एक जैसा व्यवहार करना ही क्या है, न्याय है। तो बच्चों समझ में आया होगा कि न्याय किसे कहते हैं, एक ऐसी व्यवस्था को जिसके द्वारा व्यक्ति व्यक्ति के मध्य, व्यक्ति समाज के मध्य, समुदाय व्यक्ति के मध्य आदि के अंदर, विभिन्न समूहों के अंदर क्या होती है, एक सूत्र में इनको बांधा जाता है, वो क्या है, न्याय है। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों कि ये जो न्याय है शब्द आपको दिखाई दे रहा है, इसको दो दृष्टिकोण के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। एक तो पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर, पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर, ये आधार पर, और दूसरा भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर, भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर, भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर। यानी पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर न्याय किसे माना गया है, व्यक्ति के जो सद्गुण है, व्यक्ति का जो सद्चरित्र है उसे न्याय माना गया है। पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर मनुष्य का सद्चरित्र ही क्या है, न्याय है। मनुष्य का सद्चरित्र, सद्चरित्र ही क्या है, न्याय है। जबकि भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर अगर हम देखें तो भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर न्याय किसे कहा गया है, धर्म के अनुसार कार्य करना, धर्म के अनुसार कार्य करना ही न्याय कहा गया है। अनुसार कार्य करना, कार्य करना, यानी इस न्याय शब्द को दो दृष्टिकोण के आधार पर बांटा गया है। एक पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर जिसके अनुसार ये माना गया है कि मनुष्य का जो सद्चरित्र है, जो मनुष्य का सबसे बड़ा गुण होता है, वही क्या है, न्याय है। जबकि भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर बताया गया है कि धर्म के अनुसार काम करना क्या है, न्याय है। और यहाँ धर्म से तात्पर्य है कि नैतिकता का पालन करने से है, अपने कर्तव्यों का पालन करने से, अपने अधिकारों का उपयोग करने से है। तो धर्म के अनुसार कार्य करना ही क्या है, न्याय है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों कि अलग अलग विद्वानों ने इस न्याय की जो अवधारणा है इसको अलग अलग दृष्टिकोण के आधार पर डिवाइड किया है। यानी न्याय का जो कॉन्सेप्ट है, न्याय की जो अवधारणा है, इसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिकोण के आधार पर कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला भाग, प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा। प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा, प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा। दूसरा भाग, मध्यकालीन न्याय की अवधारणा, मध्यकालीन न्याय की
अवधारणा। और तीसरा भाग आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा, न्याय की अवधारणा। और चौथा भाग जो है वो है समकालीन न्याय की अवधारणा, समकालीन न्याय की अवधारणा। बच्चों, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिकोण के आधार पर न्याय को 4 अवधारणाओं में बांटा है। एक प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा, दूसरा मध्यकालीन न्याय की अवधारणा, तीसरा आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा और चौथा है समकालीन न्याय की अवधारणा। ये जो प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा है, इसके जो समर्थक रहे हैं उनमें 2 नाम मुख्य आता है, एक प्लेटो का और दूसरा अरस्तु का। प्लेटो और अरस्तु, ये 2 मुख्य इस विचारधारा के, इस अवधारणा के समर्थक रहे हैं। मध्यकालीन न्याय की अवधारणा की अगर मैं बात करूं तो इसके जो समर्थक हैं उनमें नाम आता है संत ऑगस्टाइन का, संत ऑगस्टाइन, और दूसरा थॉमस एक्विनास का। यानी ये 2 संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास इस मध्यकालीन न्याय की अवधारणा के समर्थक रहे हैं। आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा के समर्थकों में नाम आता है डेविड ह्यूम, दूसरा जेरेमी बेंथम का, और तीसरा आता है मिल का, स्टुअर्ट मिल का। ये 3 जो है वो आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा के समर्थक रहे हैं। समकालिक न्याय की अवधारणा के समर्थकों में एक ही नाम आता है मुख्यतः, और वो आता है जॉन रोल्स का। कौन सा नाम? जॉन रोल्स। तो ये जो राजनीतिक विचारक हुए थे, इन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर ये 4 भागों में न्याय को डिवाइड किया है। प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा, मध्यकालीन, आधुनिक कालीन और समकालीन। अब बच्चों देखते हैं ये जो 4 अवधारणाएं बताई गई है, इनको एक एक करके पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा की। प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा। बच्चों, ये जो प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा है, इसके मैंने 2 समर्थक बताए हैं, 2 राजनीतिक विचारक बताए हैं, एक प्लेटो और दूसरा अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु, और ये दोनों ही यूनान के दार्शनिक और राजनीतिक विचारक हैं। अरस्तु के जो गुरु है वो कौन है? प्लेटो है। अरस्तु के गुरु कौन है? प्लेटो हैं। ये दोनों ही जो राजनीतिक विचारक है या इस प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा के जो समर्थक हैं, ये नैतिकतावादी सिद्धांत के समर्थक हैं। नैतिकतावादी न्याय के समर्थक हैं। नैतिकतावादी न्याय के समर्थक रहे हैं। इनका मानना है कि मनुष्य का जो सद्गुण होता है, मनुष्य का जो सद चरित्र होता है, वो क्या है? न्याय है। तो इस प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा के 2 प्रमुख समर्थक रहे हैं, प्लेटो, अरस्तु, और ये नैतिकतावादी सिद्धांत के समर्थक हैं। अब बच्चों हमें देखना ये है कि प्लेटो का न्याय संबंधी क्या विचार रहे हैं और अरस्तु का न्याय संबंधी क्या विचार रहे हैं। तो इन दोनों को हम अलग अलग पढ़ लेते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों की। प्लेटो के न्याय संबंधी विचार क्या रहे हैं? विचार यानी प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है?
बच्चों प्लेटो की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है द रिपब्लिक, द रिपब्लिक। और इस पुस्तक के अंदर, द रिपब्लिक पुस्तक के अंदर प्लेटो ने इस न्याय के बारे में बताया है, इस न्याय शब्द की व्याख्या की है। प्लेटो का कहना यह है कि मनुष्य का जो शुद्ध चरित्र है, मनुष्य का शुद्ध चरित्र है, वही क्या है, न्याय है। मनुष्य का शुद्ध चरित्र, जो मनुष्य का सबसे बड़ा गुण माना जाता है, शुद्ध चरित्र या शुद्ध गुण ही क्या है, न्याय है। और बच्चों प्लेटो ने जो परिभाषा दी थी इस न्याय शब्द की, वो इस पूरे चैप्टर की सबसे फेमस, सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है। और प्लेटो ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्दिष्ट कार्य करें और दूसरों के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें, इसी को क्या कहा गया है, न्याय कहा गया है। तो क्या परिभाषा दी थी प्लेटो ने इस न्याय शब्द की, इसको देखते हैं। बच्चों प्लेटो ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति अपना निर्दिष्ट कार्य करें, अपना निर्दिष्ट कार्य करें तथा दूसरों के कार्यों में, दूसरों के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें, हस्तक्षेप ना करें, इसी को न्याय कहा जाता है, कहा जाता है। ये किसके अनुसार न्याय की परिभाषा है, प्लेटो के अनुसार न्याय की परिभाषा है। प्रत्येक व्यक्ति अपना निर्दिष्ट, निर्दिष्ट का मतलब होता है निर्धारित, निश्चित, नियत कार्य। जो प्रत्येक व्यक्ति के कुछ ना कुछ निश्चित कार्य होते हैं, व्यक्ति उन कार्यों को करें, दूसरों के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें। हस्तक्षेप का मतलब होता है दखल अंदाजी ना दे, दखल अंदाजी ना करे, उसी को क्या कहा गया है बच्चों, न्याय कहा गया है। तो प्लेटो ने न्याय को मनुष्य का शुद्ध चरित्र कहा है। और इसके अलावा प्लेटो की जो परिभाषा है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना चाहिए, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वही क्या है, न्याय है। इसके बाद प्लेटो ने कहा कि न्याय जो है, ये न्याय मनुष्य की आत्मा का एक गुण होता है, या आप यूं कह दीजिए बच्चों कि मनुष्य का आत्मीय गुण, मनुष्य का आत्मीय गुण ही क्या है, न्याय है। ऐसा किसने कहा था, प्लेटो ने कहा था। तो प्लेटो ने न्याय को मनुष्य का एक आत्मीय गुण बताया है और कहा है कि मनुष्य का जो आत्मीय गुण है, मनुष्य का जो शुद्ध गुण है, मनुष्य का जो शुद्ध चरित्र है, वो ही वास्तव में क्या है, न्याय होता है। प्लेटो का मानना है कि मनुष्य की आत्मा में निहित न्याय राज्य में व्याप्त न्याय के समान ही होता है। मनुष्य की आत्मा में निहित न्याय व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में सामंजस्य स्थापित करता है, जबकि राज्य में व्याप्त न्याय जो होता है वो समाज के विभिन्न वर्गों में सामंजस्य स्थापित करता है। इसलिए प्लेटो ने न्याय को मनुष्य का एक आत्मीय गुण माना है। इसके बाद बात करें तो प्लेटो ने बच्चों ये कहा था न्याय के बारे में कि मनुष्य की जो आत्मा है, इस मनुष्य की आत्मा में 3 तत्व पाए जाते हैं, या इस मनुष्य की आत्मा के 3 गुण पाए जाते हैं। तो आत्मा की जो 3 तत्व बताए हैं, आत्मा के 3 तत्व बताए हैं प्लेटो ने, और वो 3 तत्व कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। इन्होंने पहला तत्व बताया है तृष्णा को। पहला तत्व कौन सा बताया है, तृष्णा। तृष्णा का अर्थ होता है बच्चों इच्छा। क्या अर्थ होता है, इच्छा। दूसरा जो तत्व बताया है वो बताया है शौर्य। शौर्य का मतलब साहस, हिम्मत, साहस।
और तीसरा जो तत्व बताया था वो बताया था बुद्धि। प्लेटो ने कहा कि मनुष्य की आत्मा में ये 3 तत्व होते हैं। पहला तृष्णा, तृष्णा का अर्थ बच्चों होता है इच्छा। दूसरा शौर्य यानी साहस, और तीसरा जो तत्व बताया था वो बताया था बुद्धि बताया था। और प्लेटो ने कहा कि मनुष्य इन 3 तत्वों की मात्रा के आधार पर अपने समाज के अंदर, अपने राज्य में 3 वर्गों की स्थापना करता है। तो बच्चों पहले तो इसके प्लेटो के द्वारा जो परिभाषा दी गई है न्याय की, आपको ये याद रखनी है। दूसरा, प्लेटो ने न्याय किसे माना है? मनुष्य का एक आत्मीय गुण बताया है। और तीसरा, प्लेटो के ने जो आत्मा के 3 तत्व बताए हैं, 3 जो गुण बताए हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद प्लेटो ने कहा कि मनुष्य इन 3 तत्वों की मात्रा के आधार पर 3 वर्गों की स्थापना करता है। 3 वर्ग, समाज के अंदर 3 वर्ग स्थापित करता है। किस आधार पे करता है? इन 3 तत्वों, ये जो 3 तत्व बताए हैं, 3 तत्वों की मात्रा के आधार पर, कि मात्रा के आधार पर। बच्चों प्लेटो ने कहा कि मनुष्य की आत्मा में जो 3 तत्व है, इन 3 तत्वों की मात्रा के आधार पर व्यक्ति समाज के अंदर 3 वर्गों की स्थापना करते हैं। अब देखते हैं ये प्लेटो के द्वारा जो 3 वर्ग बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं। और इन्होंने पहला वर्ग बताया था शासक वर्ग। कौन सा वर्ग? शासक वर्ग। शासक वर्ग को ही बच्चों कहते हैं अभिभावक वर्ग। अभिभावक वर्ग, शासक वर्ग या अभिभावक वर्ग। प्लेटो ने दूसरा जो वर्ग बताया है वो बताया है सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग, और सैनिक वर्ग का ही दूसरा नाम है बच्चों रक्षक वर्ग। क्या नाम है? रक्षक वर्ग। प्लेटो ने जो तीसरा और अंतिम वर्ग बताया था वो बताया था उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग, या इसी का दूसरा नाम है सहायक वर्ग। सहायक वर्ग। तो प्लेटो ने कहा कि 3 तत्वों की मात्रा के आधार पर 3 ही वर्गों की स्थापना की जाती है। शासक वर्ग या अभिभावक वर्ग, यानी जिस के अंदर बुद्धि नामक तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है वो कौन सा वर्ग होता है? शासक वर्ग या अभिभावक वर्ग होता है। जिसके अंदर शौर्य या साहस नामक तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है वो सैनिक वर्ग या रक्षक वर्ग होता है। और जिसके अंदर तृष्णा या इच्छा नामक तत्व की अधिकता पाई जाती है वो वर्ग उत्पादक वर्ग या सहायक वर्ग कहलाता है। तो इस प्रकार से प्लेटो ने 3 वर्ग बताए थे। किस वर्ग के अंदर कौन से तत्व की अधिकता होने के कारण, जैसे बुद्धि तत्व की अधिकता अगर किसी के अंदर है तो वो कौन सा वर्ग? शासक वर्ग या अभिभावक वर्ग कहलाएगा। जिसके अंदर शौर्य साहस नामक तत्व की अधिक मात्रा है वो कौन सा वर्ग कहलाएगा? सैनिक वर्ग या रक्षक वर्ग कहलाएगा। और जिसके अंदर इच्छा शक्ति या तृष्णा नामक तत्व की अधिक मात्रा पाई जाती है वो उत्पादक वर्ग या सहायक वर्ग कहलाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से प्लेटो ने मनुष्य की आत्मा के 3 तत्व तृष्णा, शौर्य और बुद्धि बताए हैं। और इसी के साथ कहा है कि इन 3 तत्वों की मात्रा के आधार पर व्यक्ति 3 वर्गों की स्थापना करता है। और 3 वर्ग बताए थे, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इसके अलावा बात करें तो प्लेटो ने इस न्याय के 2 प्रकार बताए हैं। प्लेटो ने न्याय के 2 प्रकार बताए हैं बच्चों। पहला प्रकार बताया है व्यक्तिगत न्याय। कौन सा न्याय? व्यक्तिगत न्याय। और दूसरा बताया है सामाजिक न्याय। यानी प्लेटो ने न्याय के 2 प्रकार बताए हैं। न्याय के
दो प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार कौन सा बताया है प्लेटो ने? व्यक्तिगत न्याय, व्यक्तिगत न्याय। और दूसरा बताया है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। अब प्लेटो के अनुसार ये व्यक्तिगत न्याय क्या है और सामाजिक न्याय क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। बच्चों देखिए, व्यक्तिगत न्याय का मतलब प्लेटो के अनुसार इस व्यक्तिगत न्याय का मतलब है कि ये जो आत्मा के अंदर तीन तत्व पाए जाते हैं, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि, इन आत्मा के तीन तत्वों में सामंजस्य या तालमेल बैठाना ही क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत न्याय कहलाता है। तीनों तत्वों में सामंजस्य बैठाना ही क्या है? व्यक्तिगत न्याय है। प्लेटो के अनुसार सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है कि समाज के अंदर ये जो तीन वर्ग पाए गए हैं, इन तीन वर्गों के अंदर, इन तीनों वर्गों के अंदर सामंजस्य स्थापित करना ही क्या है? सामाजिक न्याय है। ऐसा किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। प्लेटो के अनुसार आत्मा के तीनों तत्वों में सामंजस्य स्थापित करना व्यक्तिगत न्याय है। प्लेटो के अनुसार समाज के तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करना सामाजिक न्याय कहलाता है। तो इस प्रकार से प्लेटो ने न्याय के दो प्रकार बताए। तो ये थे बच्चों प्लेटो के न्याय संबंधी विचार। यानी हम पढ़ रहे थे प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा, और इस अवधारणा के दो समर्थक थे, एक प्लेटो और एक अरस्तु। ये जो प्लेटो थे, इनका न्याय के संबंध में क्या विचार रहे थे, इनको हमने अभी देखा है। अब बात करते हैं जो दूसरे समर्थक है अरस्तु, उनके इस न्याय संबंधी क्या विचार रहे हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। अरस्तु के न्याय संबंधी क्या विचार रहे हैं? अरस्तु की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? पॉलिटिक्स। इस पॉलिटिक्स पुस्तक के अंदर अरस्तु ने इस न्याय के बारे में बताया है, इस न्याय शब्द की व्याख्या की है। इससे पहले हमें ये जानना है कि ये जो अरस्तु है बच्चों, ये यूनान के एक दार्शनिक है, यूनान के एक दार्शनिक है और राजनीतिक विचारक है। दार्शनिक या राजनीतिक विचारक हैं और ये प्लेटो के शिष्य हैं। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे। कौन थे? प्लेटो थे। यानी अरस्तु प्लेटो के शिष्य और यूनान के एक दार्शनिक और राजनीतिक विचारक रहे हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स है जिसके अंदर अरस्तु ने न्याय के बारे में बताया है। अरस्तु ने कहा है कि न्याय का सरोकार, अरस्तु के अनुसार क्या न्याय की परिभाषा दी गई है कि न्याय का सरोकार, न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है। अरस्तु ने न्याय के बारे में क्या कहा है कि न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों से है, मानवीय संबंधों के नियमन से है। बच्चों नियमन का अर्थ नियम में बांधने का कार्य। मानवीय संबंध कहो
या आप कह सकते हैं मानवीय सद्गुण, मानवीय सद्गुण से। यानी न्याय का सरोवर मानवीय संबंधों के नियमन से है, या आप कह सकते हैं मानवीय सद्गुणों के नियमन से है। ऐसा किसका मानना है? अरस्तु का मानना है इस न्याय के बारे में। अरस्तु ने न्याय के 2 प्रकार बताए हैं बच्चों। अरस्तु ने कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार बताए हैं न्याय के। न्याय के 2 प्रकार बताए, ठीक है। पहला प्रकार बताया था विवरणात्मक, विवरणात्मक न्याय, और दूसरा बताया था सुधारात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय। बच्चों अरस्तु ने न्याय के 2 प्रकार बताए हैं, एक विवरणात्मक न्याय और दूसरा बताया है सुधारात्मक न्याय। अरस्तु के अनुसार विवरणात्मक न्याय क्या है और ये सुधारात्मक न्याय क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अरस्तु के अनुसार विवरणात्मक न्याय क्या होता है। अरस्तु ने कहा कि जो शक्ति है, संरक्षण है, पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, धन संपदा है आदि का वितरण व्यक्ति की योग्यता, व्यक्ति के सामर्थ्य के अनुपात में ही होना चाहिए। उसी को अरस्तु ने क्या कहा है? विवरणात्मक न्याय कहा है। यानी जो भी लाभ, जो भी उत्तरदायित्व व्यक्ति को दिए जाते हैं वो उसकी क्षमता, उसकी योग्यता के अनुपात में ही दिए जाने चाहिए। ऐसा अरस्तु ने कहा है न्याय के बारे में। और अरस्तु ने कहा है कि इन सब का धन संपदा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आदि का वितरण जब व्यक्ति की योग्यता के अनुसार, व्यक्ति के सामर्थ्य के अनुसार इनका वितरण किया जाता है, वही वितरणात्मक न्याय कहलाता है। दूसरा जो प्रकार बताया है वो बताया है सुधारात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय। अरस्तु ने कहा है कि जो पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन संपदा आदि का जो वितरण किया जाता है उनकी रक्षा करना भी तो जरूरी है, और उनकी रक्षा करने के लिए राज्य द्वारा जो व्यवस्था की जाती है उस व्यवस्था का ही नाम क्या है? सुधारात्मक न्याय है। यानी विवरणात्मक न्याय के द्वारा लोगों को जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व किसका है? राज्यों का है। और उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए राज्य द्वारा जो व्यवस्था की जाती है उस व्यवस्था का ही नाम क्या है? सुधारात्मक न्याय है। इस सुधारात्मक न्याय का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों कि अन्य व्यक्तियों के द्वारा किसी प्रकार का जब हस्तक्षेप किया जाता है उन हस्तक्षेपों से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना इस सुधारात्मक न्याय का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से अरस्तु ने न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से बताया है। और अरस्तु ने न्याय के 2 प्रकार बताए, पहला विवरणात्मक न्याय और दूसरा सुधारात्मक न्याय। विवरणात्मक न्याय जो अधिकार है, जो शक्ति है, जो लाभ है, जो उत्तरदायित्व है उनका वितरण व्यक्ति की योग्यता, सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए। सुधारात्मक न्याय जो अधिकार मिले हैं उनकी रक्षा करने के लिए राज्य जो व्यवस्था करता है उसे क्या कहा गया है? सुधारात्मक न्याय कहा गया है। तो ये थे 2 समर्थक, ये प्लेटो और अरस्तु प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा के ये मुख्य 2 समर्थक थे जिन्होंने अपने अपने न्याय संबंधी विचार दिए थे। अब बच्चों बात करते हैं जो दूसरी अवधारणा है न्याय की, मध्यकालीन न्याय की अवधारणा। क्योंकि हमने प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा पढ़ ली है, प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा के 2 समर्थक थे, उनके न्याय संबंधी क्या विचार रहे थे उनको देख लिया है। अब बात करते हैं मध्यकालीन न्याय की अवधारणा। मध्यकालीन
न्याय की अवधारणा, मध्यकालीन न्याय की अवधारणा। मध्यकालीन न्याय की अवधारणा। बच्चों, इस मध्यकालीन न्याय की जो अवधारणा है, इसके दो प्रमुख समर्थक रहे हैं, दो प्रमुख राजनीतिक विचारक रहे हैं, और इनमें पहला नाम आता है संत ऑगस्टाइन का, संत ऑगस्टाइन का, और दूसरे जो प्रमुख समर्थक रहे हैं वो है थॉमस एक्विनास, संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास इस मध्यकालीन न्याय की अवधारणा के प्रमुख समर्थक रहे हैं। संत ऑगस्टाइन के न्याय संबंधी क्या विचार हैं, थॉमस एक्विनास के न्याय संबंधी क्या विचार हैं, इसको हम देखते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं इस संत ऑगस्टाइन के न्याय संबंधी क्या विचार थे। संत ऑगस्टाइन के न्याय संबंधी विचार। संत ऑगस्टाइन के न्याय संबंधी क्या विचार थे, इन पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, संत ऑगस्टाइन जो एक ईश्वरीय राज्य सिद्धांत के, ईश्वरीय राज्य सिद्धांत के समर्थक थे। किस सिद्धांत के समर्थक थे? ईश्वरीय राज्य सिद्धांत के समर्थक थे। आप ईश्वरीय कहिए या ईश्वरीय कहिए, या आप लौकिक भी कह सकते हैं, लौकिक, ईश्वरीय या लौकिक राज्य सिद्धांत के समर्थक थे संत ऑगस्टाइन। इनका ये मानना था कि राज्य का निर्माण ईश्वर के द्वारा किया गया है, यानी राज्य ईश्वर के द्वारा निर्धारित है, और व्यक्ति के इस ईश्वरीय राज्य के प्रति जो भी कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का पालन करना ही क्या है? न्याय है। ऐसा किसका मानना था बच्चों? इस संत ऑगस्टाइन का मानना था। और संत ऑगस्टाइन ने इस न्याय के बारे में अपनी पुस्तक है द सिटी ऑफ गॉड, इस पुस्तक में न्याय के बारे में बताया है। तो इस पुस्तक को ध्यान में रखना बच्चों। संत ऑगस्टाइन की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? द सिटी ऑफ गॉड है। इसमें इन्होंने न्याय के बारे में बताया था। संत ऑगस्टाइन किस सिद्धांत के समर्थक रहे हैं? ईश्वरीय या लौकिक राज्य सिद्धांत के समर्थक रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों कि संत ऑगस्टाइन का न्याय संबंधी ये मानना था कि जिस राज्य में न्याय विद्यमान नहीं होता है, वो चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। क्या कहा था? कि जिस राज्य में न्याय विद्यमान नहीं होता है, न्याय विद्यमान नहीं होता है, वह चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है, खरीद फरोख्त है। ऐसा किसने कहा था? संत ऑगस्टाइन ने कहा था न्याय के बारे में कि जिस राज्य में न्याय विद्यमान नहीं होता है, वो राज्य चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त जैसा है। इनका ये मानना था कि प्रत्येक राज्य में न्याय विद्यमान होना चाहिए, न्याय मौजूद होना चाहिए। जहाँ पर न्याय मौजूद होता है, वहाँ पर व्यवस्थित और अनुशासित कार्य किए जाते हैं। व्यक्तियों के द्वारा अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन किया जाता है। व्यक्तियों के द्वारा अपने अधिकारों का सही तरीके से प्रयोग किया जाता है। इसलिए इन्होंने कहा था कि
कि व्यक्ति का ईश्वरीय राज्य के प्रति जो भी कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों का पालन करना ही क्या है, न्याय है। क्या कहा था संत ऑगस्टाइन ने कि व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति जो भी कर्तव्य है उन कर्तव्यों का पालन करना, उन कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। ऐसा कहा था संत ऑगस्टाइन ने इस न्याय के संबंध में, और कहा था कि प्रत्येक राज्य में न्याय मौजूद होना चाहिए। न्याय मौजूद होने से क्या होता है, वहाँ पर व्यवस्थित तरीके से, अनुशासित तरीके से कार्य होते हैं, शांति व्यवस्था बनी रहती है, और लोग अपने राज्य के प्रति, अपने ईश्वरीय या लौकिक राज्य के प्रति जो उनके कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों का सही ढंग से पालन कर सकते हैं। तो अरस्तु की ये दो कथन है। पहला, जिस राज्य में न्याय विद्यमान नहीं होता वो चोर उचकों की खरीद फरोख्त होती है, और दूसरा, व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति जो भी कर्तव्य है उन कर्तव्यों का पालन करना ही क्या है, न्याय है। ये थे संत ऑगस्टाइन के न्याय संबंधी विचार। अगले देखते हैं बच्चों, थॉमस एक्विनास के न्याय संबंधी क्या विचार रहे हैं। थॉमस एक्विनास के न्याय संबंधी विचार थॉमस एक्विनास के न्याय संबंधी विचार। हमने संत ऑगस्टाइन के न्याय संबंधी विचारों को अभी पढ़ा था। अब बात कर लेते हैं थॉमस एक्विनास के न्याय संबंधी विचार क्या थे। तो देखिए बच्चों, थॉमस एक्विनास ने सर्वप्रथम न्याय और कानून में समानता स्थापित करने का प्रयास किया है। समानता यानी थॉमस एक्विनास ने सबसे पहला काम क्या किया, न्याय और कानून में समानता स्थापित करने का प्रयास किया था। और इनके अनुसार न्याय का अर्थ था कि व्यक्ति के जो कर्तव्य हैं, देखिए क्या था इनका अर्थ, व्यक्ति के व्यवस्थित व अनुशासित कर्तव्य पालन में निहित है तथा उन कार्यों या कर्तव्यों के पालन में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। ये कथन किसका है, थॉमस एक्विनास का है न्याय के संबंध में। न्याय के संबंध में ये विचार थे थॉमस एक्विनास के कि व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने में तथा उन कार्यों, उन कर्तव्यों के पालन करने में न्याय का अर्थ निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। पहली बात बच्चों, व्यवस्था शब्द जो है वो न्याय के लिए काम में लिया गया है। किसके लिए काम में लिया गया है, न्याय के लिए काम में लिया गया है। और इसमें ये कहना चाहता है कि न्याय जो मांग करता है, न्याय की जो पहली मांग होती है वो क्या होती है, एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करना। दूसरा,
अपने जो कार्य, अपने जो कर्तव्य दिए गए हैं उनका सही तरीके से पालन करना ही क्या है, न्याय है। ये विचार किसके हैं, थॉमस एक्विनास के हैं न्याय के संबंध में। तो दो बातें हैं ध्यान में रखनी है कि थॉमस ने सबसे पहले न्याय और कानून में समानता स्थापित करने का प्रयास किया था, और दूसरा थॉमस एक्विनास ने कहा था कि व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने में तथा उन कार्यों, उन कर्तव्यों को का पालन करने में न्याय शब्द का अर्थ निहित है जिसकी व्यवस्था मांग करती है। यानी न्याय की जो मांग है, जो सबसे पहली मांग होती है वो क्या होती है, एक अनुशासित, एक व्यवस्थित जीवन व्यतीत करना। दूसरा जो कर्तव्य हैं उनका सही ढंग से पालन करना। ऐसा मानना था थॉमस एक्विनास का। तो मध्यकालीन जो न्याय की अवधारणा है उसके दो प्रमुख समर्थक थे, संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास। तो संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास के जो न्याय संबंधी विचार रहे हैं उनको हमने देखा है। अभी तक हमने दो अवधारणा की बात की है, एक प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा की जिसमें प्लेटो और अरस्तु की बात की थी, और उसके बाद हमने मध्यकालीन न्याय की अवधारणा पर चर्चा की है जिसके दो समर्थक थे, संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास। अब बात करते हैं बच्चों आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा की। तीसरी कौन सी अवधारणा है, आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा। तीसरी अवधारणा कौन सी है न्याय की, आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा। आधुनिक कालीन न्याय की जो अवधारणा है इसके जो प्रमुख विद्वान रहे हैं, प्रमुख राजनीतिक विचारक रहे हैं, उनमें तीन व्यक्तियों के नाम प्रमुखतया आता है, और उनमें पहला जो नाम आता है वो आता है डेविड ह्यूम का। डेविड ह्यूम का, किसका नाम आता है बच्चों, डेविड ह्यूम का। दूसरा जो मुख्य नाम आता है वो आता है जेरेमी बेंथम का, जेरेमी बेंथम। और तीसरा जो नाम आता है वो आता है जॉन स्टुअर्ट मिल का, जॉन स्टुअर्ट मिल का। बच्चों ये डेविड ह्यूम, जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा के प्रमुख समर्थक है, प्रमुख राजनीतिक विचारक हैं। अब डेविड ह्यूम, जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल जो आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा के समर्थक है, ये तीनों ही उपयोगितावादी सिद्धांत के समर्थक हैं, उपयोगितावादी सिद्धांत के समर्थक रहे हैं। इनका मानना है कि जो जितना उपयोग करता है उसको उतना ही लाभ, उत्तरदायित्व या अधिकार दिया जाना चाहिए। तो ये जो आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा है जिसके समर्थक डेविड ह्यूम, जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट है, इनके न्याय संबंधी क्या क्या विचार रहे थे, इन्होंने न्याय के संबंध में क्या परिभाषाएं दी थी, क्या विचार रखे थे, इन्होंने न्याय की किस प्रकार से व्याख्या की थी, इनके संबंध में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।